कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन टाइप्स कैसे होते हैं, और हमने कौन सी एसेंशियल रीडिंग स्किल्स हैं वो यूज़ करनी है ताकि हम अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि जो रीडिंग और लिसनिंग है ना, ये काफ़ी रिलेटेड होते हैं आपस में। ठीक है, इनके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चंस दोनों में होते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जो डिवीजन होती है, मतलब कि सेक्शन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लिसनिंग में 4 होते हैं, रीडिंग में 3 होते हैं। ये डिफरेंस आ गया, की डिफरेंस। उसके अलावा टाइमिंग का डिफरेंस डिफरेंस होता है। लिसनिंग में हमें 32 to 40 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा रीडिंग है इसके अंदर हमें 1 आवर दिया जाता है। ठीक है, और जो रीडिंग और लिसनिंग है इनको इजी पार्ट कहा जाता है आइट्स का, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मार्जिन काफ़ी होता है कि हम अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकें। क्योंकि राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर तो हमारी और एबिलिटीज आ जाती है ना, तो उस लिहाज से इसमें स्कोर करना ज़्यादा इजी है। अगर हम इसकी स्ट्रेटजीज को मास्टर कर लें तो हम मैक्सिमम स्कोर यहाँ से गेन कर सकते हैं, जो कि टोटल स्कोर में अच्छा हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हमने देखना है टेस्ट फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन टाइप्स कैसी होती हैं। 12 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं, और रीडिंग स्किल्स हैं, उसको कैसे हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन कौन सी यूज़ करेंगे। और वोकेबलरी का जैसे इशू काफ़ी लोगों को आता है, तो वो भी हम देख लेंगे कि कैसे हम अपने ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको पहले बताया 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 3 पैसेजेस होंगे। पैसेजेस का मतलब फॉर फॉर एग्जांपल जैसे हम 9 10th में करते होते थे, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग था शायद, या पैसेज। ठीक है, तो उसके अंदर क्या पैसेज दिया जाता था, ऊपर 2 से 3 पैराग्राफ्स होते थे, और उसके बाद नीचे उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व करने होते थे। तो उसी तरह से 3 टेक्स्ट होंगे, यानी कि 3 पैसेजेस होंगे अलग अलग टॉपिक पे। ठीक है, 3 पार्ट्स में वो चलेंगे, और 2000 वर्ड्स के ऊपर वो पैसेजेस जो हैं उतने 2000 वर्ड्स कंटेन करेंगे। 40 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 13 13 एंड 14, मतलब कि 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, और 60 मिनट्स हमारे पास होंगे ये अपना सारा करने के लिए। और इसके अंदर भी हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था, डे 1 और वीक 1, वहाँ पर हमने देखा था कि जो लिसनिंग था वो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में दोनों में सेम था, लेकिन रीडिंग और राइटिंग के अंदर डिफरेंस आता था। अब रीडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, की डिफरेंस क्या है, एकेडमिक के अंदर हमारे पास टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक आ जाएगा, जैसे कोई स्पेस के बारे में, या फिर सी के बारे में, इकोसिस्टम्स के बारे में। ठीक है, ये जनरल एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ। या फिर कोई साइंटिस्ट की थ्योरी आ जाएगी उसके अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं एकेडमिक में, यानी कि पैसेजेस जो दिए जाते हैं ना उनके टॉपिक ये होते हैं। और जनरल ट्रेनिंग में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पैसेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बुक के बारे में हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो डेप्थ में जाकर नहीं, मतलब कि बुक ये वाली अच्छी है वो वाली नहीं अच्छी, इस तरह से कंपैरिजन हो जाएगा बुक के अंदर। या फिर कोई शॉपिंग मॉल है उसके बारे में वो आप से डिस्कस कर लेंगे, इस तरह से। या फिर कोई टूर है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इस तरह से जनरल नॉलेज, या फिर जनरल जो आप हम डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जो इंफॉर्मेशन यूज होती है उसके बारे में होता है। एसेंशियल रीडिंग टिप्स क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास हमने टाइम मैनेज करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे मेजर जो इशू भी आता है वो टाइम मैनेजमेंट का आता है, क्योंकि रीडिंग के अंदर हमारी रीडिंग स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती, तो हमें जो टाइम ज़्यादा लग जाता है एक पैसेज पे। हालांकि 3 पैसेजेस के लिए हमारे पास 1 आवर है, तो हमने कोशिश करनी है कि 20 मिनट्स, ठीक है, ईच पैसेज को दें। लेकिन जो फर्स्ट पैसेज होता है वो जैसे कि रीडिंग के अंदर होता था कि हमारा डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करता था, यहाँ पर भी वैसे ही ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा डिफिकल्टी लेवल। तो फर्स्ट जो पैसेज होगा वो कंपैरेटिवली टू अदर टू आसान होगा। ठीक है, इजी होगा, तो उसको हमने कोशिश करनी है 15 मिनट्स के अंदर कवर कर लें। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड पैसेज को चले आप 20 मिनट्स दे लें। ठीक है, 15 और 20 आपके बन गए 35 मिनट्स। तो आपके पास अगले पैसेज को देने के लिए 25 मिनट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने अपना टाइम मैनेज कर लिया कि जो ज़्यादा मुश्किल था आपने उसको थोड़ा सा स्लाइडली ज़्यादा टाइम दे दिया, लेकिन आपने 1 आवर की लिमिट के अंदर ही रहना है।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने 20 मिनट्स ईच पैसेज को देने हैं या फिर आपने पहला पैसेज 10 से 15 मिनट में करना है या कैसे, ठीक है। लेकिन 3 पैसेजेस 1 घंटे में आपने करने हैं, और इसके अंदर की रोल जो है आपकी रीडिंग स्किल्स और जो आपकी स्ट्रेटजीज आपने अडॉप्ट की होती हैं हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए, वो इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने लिसनिंग में भी देखा कि हर क्वेश्चन टाइप की अलग स्ट्रेटेजी थी, यहाँ पर भी हम उसी तरह से लेकर चलेंगे, इधर भी स्ट्रेटेजीज डिफरेंट होंगी और इंशाल्लाह हम उसको मास्टर करेंगे। उसके बाद वोकेबलरी जो है हमारी की है उसको हमने इम्प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा कोई वर्ड आ जाता है हमारे पैसेज के अंदर जिसका हमें मतलब नहीं पता होता, या फिर वो पैसेज का टॉपिक ही ऐसा होता है जिससे हम फेमिलियर नहीं होते। तो इस तरह से हम ना शुरू में ही डर जाते हैं या फिर पैनिक कर जाते हैं कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने अपनी वोकेबलरी अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा कुछ, ठीक है। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जब भी हम कोई टेस्ट सॉल्व करने लगते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रीडिंग स्किल्स, ठीक है। रीडिंग स्किल्स कौन कौन सी हम यूज करेंगे, ठीक है। मेनली स्किमिंग, स्कैनिंग और क्लोज रीडिंग या फिर इंटेंसिव रीडिंग उसको कहते हैं, ठीक है। ये आपने गौर से सुनना है, इनमें कंफ्यूजन होती है तो आपने अभी अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर लेनी है। स्किमिंग जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो टेक्स्ट दिया गया है हमारे पास हमने उसको जल्दी जल्दी से पढ़ना है। जल्दी जल्दी से पढ़ने का ये मतलब नहीं कि बस आपने पढ़ के गुजार देना है, ऐसे नहीं। आपने उसको जैसे हम दिमाग में पढ़ते हैं ना उस तरह से आपने पढ़ना है। और जो आपको जो वर्ड्स नजर आएंगे जो कि आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप उसको हाईलाइट करते जाएंगे साथ साथ। इस तरह से हमें जनरल मीनिंग भी पता चल जाता है उस स्पेसिफिक पैराग्राफ का या टेक्स्ट का, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रही हूँ टेक्स्ट, एक पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, उसके अंदर कोई डेट आई है 1895, उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। किसी पर्सन का नेम आया है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया, कोई और जैसे एलिमेंट का नाम आया है मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। इस तरह से मैं हाईलाइटिंग करती जाऊंगी तो वो मेन मेन चीजें जो उस पैराग्राफ में होंगी ना वो हाईलाइटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं अपना आंसर ढूंढने आऊंगी ना तो वो हाईलाइटेड थिंग्स चीजें मुझे नजर आएंगी कि हाँ ये वाली चीज यहाँ पर है, तो वो अगर मेरी नजर चल अगर मैं उसके ऊपर दोबारा से नजर घुमाऊं ना, तो और मैंने जैसे क्वेश्चंस में हम हाईलाइट करके दोबारा से पैसेज की तरफ आएंगे तो वो काफी आसान हो जाता है हमें उसको ढूंढना, ठीक है। उसके बाद स्कैनिंग, स्कैनिंग क्या है कि आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए अपनी ना नजर को दौड़ाना, ठीक है, उस पैसेज के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक पैसेज है, आपने वो पैसेज है मैरी क्यूरी के बारे में या किसी और साइंटिस्ट के बारे में। मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट थी, ठीक है। और वहां पर आपका जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पर आपको लिखा गया है कि 1990 के अंदर या फिर 1900 के अंदर ये मैरी क्यूरी ने इस चीज के ऊपर काम किया, ठीक है, वो ब्लैंक है, ठीक है। उसके बाद जब आपने अपना स्किम कर लिया होगा पैराग्राफ तो ऑब्वियसली आपने 19 जो 19th सेंचुरी या फिर 1900 जो भी वहाँ पे ईयर मेंशन था वो आपने स्किमिंग के दौरान हाईलाइट कर लिया होगा। तो जब आप दोबारा से जाएंगे अपने पैराग्राफ की तरफ, ठीक है, स्कैन करने के लिए अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, तो फिर आपको फौरन से वो नजर आ जाए, ठीक है। ये होती है स्कैनिंग, ठीक है। की डिफरेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है। और एक और बात, स्किमिंग के अंदर जो है हम जो टाइटल्स या सब टाइटल्स देख लेते हैं, कीवर्ड्स देख लेते हैं और टॉपिक सेंटेंसेस को देखते हैं, ठीक है। और इसके दौरान अगर हमें कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चले तो हम वो उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं जैसा मैंने बताया, ठीक है। स्कैनिंग के अंदर हम सिर्फ और कि जो मुझे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो कहाँ मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारे पास आ जाता है क्लोज रीडिंग, क्लोज रीडिंग या फिर इंटेंसिव रीडिंग। ये क्या होता है कि हमने जो पहले अपना ओवरव्यू ले लिया पैसेज का स्किमिंग के अंदर, स्कैनिंग के अंदर हमने देख लिया कि हमारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर है, ठीक है, लोकेशन पता चल गई। अब फिर हम उसको रीड करेंगे, ठीक है। आपने शुरू में नहीं रीडिंग शुरू कर देनी,
ठीक है, ये टेक्निक्स होती हैं कि आपने अपना टाइम भी कैसे मैनेज करना है और अपनी आंसर को भी कैसे ढूंढना है। उसके बाद हम इंटेंसिव रीडिंग करेंगे जब हमें लोकेशन पता चल जाएगी कि मेरा आंसर यहाँ पर है। ठीक है, वहां पर आप उसको रीड करेंगे केयरफुली, और फिर आपने एवरी डिटेल, ठीक है, हर डिटेल के ऊपर उसकी फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपना आंसर तो डिटेल में जाके ही मिलेगा जब आप उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट या लाइन का कोर कोर मीनिंग जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे, फिर ही आपको पता चलेगा। ठीक है, और इनफेरेंस क्या होता है, जब आपको कोई ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिससे आप फेमिलियर नहीं होते। ठीक है, जैसे कि वोकेबलरी के अंदर हम वर्ड आ गया, ठीक है, और कोरल रीफ्स जैसे एक है, इकोसिस्टम का नाम है, वो आ गया आपके पैसेज के अंदर। ठीक है, मैं एक प्रैक्टिस के दौरान एक पैसेज कर रही थी, उसकी उसका टॉपिक ही कोरल रीफ्स था। ठीक है, और मैं उससे फेमिलियर नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, क्यों है। ठीक है, मुझे शुरू में थोड़ी सी हुई एनजाइटी वगैरह कि अब मैं कैसे सॉल्व करूंगी, लेकिन मैं आगे चलती गई। ठीक है, जैसे जैसे मैंने पैसेजेस पढ़े, ठीक है, अपनी स्कीमिंग के साथ, स्कैनिंग के साथ और इंटेंसिव रीडिंग के साथ, तो वैसे वैसे मुझे समझ आने लगे कि हाँ, कोरल रीफ्स जो है ना, एक वो है, इकोसिस्टम है। ठीक है, और ये ओशंस के से रिलेटेड है, इस तरह से। तो आपने घबराना नहीं, आप अगर उसको पढ़ेंगे स्टेटमेंट को या फिर अपने पैसेज को, तो इंशाल्लाह आपको जो उस अनफिमिलियर वर्ड का मतलब भी समझ आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान आपने ज़रूर अपनी वो जो है ना, एक कह लें कि नोटबुक मेंटेन कर लेनी, कि कोई वोकेबलरी ऐसी आ जाए जो आपको नहीं पता तो आप उसके अंदर मेंशन करी जाए। ठीक है, इस तरह से आपके पास एट द एंड एक लिस्ट तैयार हो जाएगी जिसके मतलब आपको नहीं पता थे, आपने उसके साथ सर्च करके उसके आगे मीनिंग भी लिख देना है। तो आप अगर उसको डेली भी रिव्यू करें तो वो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है या टिप है कह लें, जो कि आप वोकेबलरी को इनहेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और स्किमिंग जैसे मैंने आपको बताया, इसकी आपने क्या करना है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्विकली रीड करना है होल टेक्स्ट को। ठीक है, और इसके अंदर आपने जनरल मीनिंग को देखना है कि जनरल मीनिंग क्या होता है। सॉरी। और इन अदर वर्ड्स यू रीड क्विकली टू जनरली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट। ठीक है, आपने अपने ना जो पैराग्राफ होता है उसको जल्दी जल्दी रीड करना होता है ताकि आपको जनरल आइडिया हो जाए कि हाँ, इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है। उसके बाद आपने टाइटल्स और हेडिंग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि टॉपिक सेंटेंस को और जो लास्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, उसको अगर हम पढ़ लें तो हमें एक पूरे पैराग्राफ का आइडिया हो जाता है, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस के अंदर टॉपिक दिया जाता है मेनली। ठीक है, कि आपका पैराग्राफ किस बारे में है, और जो जो लास्ट सेंटेंस होता है वो समराइज किया होता है उस पूरे पैराग्राफ को। ये एक बेसिक राइटिंग एथिक होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने हर एक वर्ड को पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ उसको गुजारना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने अपना कर्सर यूज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसके अंदर हम कर्सर या को यूज नहीं करेंगे। अगर आपका राइटिंग बेस्ड है, पेपर बेस्ड है सॉरी, तो आपने उसके अंदर अपनी पेंसिल को यूज नहीं करना है। जैसे हमें आदत होती है कि जब हम पढ़ रहे होते थे मैट्रिक में या एफएससी में, तो हम अपनी बुक्स के को जब पढ़ने लगते थे तो एक पेंसिल ले लेते थे हाथ में, और जहां जहां हम जा रहे थे उसको देखते जाते थे, पेंसिल साथ साथ उसके मूव करते जाते थे लाइंस के, और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती थी उसको अंडरलाइन करते थे। ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि इससे आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो स्लो होती है। आपने जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में पढ़नी है, ठीक है, मुंह से बोल के भी नहीं पढ़नी, क्योंकि उसमें भी आपकी जो है स्पीड है कम हो जाती है। आपने अपने जो दिमाग के अंदर ही सारा रीड करना है, उससे आपकी स्पीड इनहेंस होती है और आप जल्दी जल्दी से टेक्स्ट का रिव्यू ले सकते हैं। ठीक है, और स्कैनिंग के अंदर हमने क्या करना है, सॉरी ये स्किमिंग ही हम देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम फोकस ऑन फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, उसके ऑफ द उनकी लाइंस के ऊपर फोकस करना है ताकि आपको मेन आइडिया का पता चल जाए। ठीक है, स्कैनिंग के अंदर क्या है, आपने अपने रेलेवेंट सेक्शंस के ऊपर फोकस करना है। स्कैनिंग का ये मतलब था कि आपने अपने क्वेश्चन से देख लिया कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर आपने वो वाली इंफॉर्मेशन अपनी पैराग्राफ्स में ढूंढी। ठीक है, ये मतलब है स्कैनिंग का। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो आपका रेलेवेंट सेक्शन है सिर्फ उसी पे फोकस करना है, यानी कि जहां पर आपको अपना कीवर्ड मिले,
अपना हाईलाइटेड वर्ड पैसेज के अंदर मिले आपने वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हम प्रैक्टिस करके भी देखेंगे इंशाल्लाह, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और हर एक वर्ड को नहीं पढ़ना ऑब्वियसली। और क्लोज रीडिंग के अंदर क्या है, हमने डिटेल्स में फिर जाकर पढ़ते हैं, यानी कि हर एक एक वर्ड को पढ़ते हैं। ठीक है, हर एक एक वर्ड पूरे पैसेज का नहीं, जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन लोकेट हुई है उससे अगले या पिछले दो तीन लाइन सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, डीलिंग विद न्यू वोकेबलरी। ठीक है, हम अगर न्यू वोकेबलरी आ गए तो उसको कैसे डील करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कि आप उसको पढ़ें सही। ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हुआ होगा उस सेंटेंस में, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है या क्या है। उसका फिर अक्सर ऐसे होता है कि आपको उसका मतलब भी पता चल जाता है अगले पिछले वर्ड से। ठीक है ना। और उसके बाद आपने सिनोनिम्स देख लेने के, हाँ अगर मुझे इसका मतलब नहीं पता तो इस फिल इन द ब्लैंक में इस तरह का वर्ड आ सकता है। ठीक है ना। और ये एक ना बेसिक स्किल होती है मीनिंग पता करने के लिए बगैर डिक्शनरी के। ठीक है, टॉपिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी पैराग्राफ। ठीक है, जो कि आपको हर अगले पूरे पैराग्राफ का मीनिंग बताए, यानी कि उसके अंदर टॉपिक छुपा होता है आपके फर्स्ट सेंटेंस में। टॉपिक सेंटेंस मेनली फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का। ठीक है, और यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एसेंशियल होता है आपको उसके मीनिंग गेस करने के लिए, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, वोकेबलरी बिल्डिंग वही जो आपको नहीं, आपको पता किसी वर्ड का मतलब, आप उसको रिकॉर्ड कर लें नोटबुक के अंदर, लिख लें। ठीक है, और उसका मतलब भी नोट डाउन कर लें, और उसके बाद उसको रिव्यू करें रोज, ताकि वो आपकी नज़रों से गुजरे और आपको वो वर्ड याद हो जाए। ठीक है ना, याद करना मकसद नहीं है, मतलब कि आप उससे फेमिलियर हो जाए मेन। ठीक है, और इसके अंदर आप अपनी रीडिंग और लिसनिंग को इम्प्रूव करें। रीडिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें। ठीक है, और या फिर कोई बुक्स, इंग्लिश बुक्स हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका इसमें इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके पास जो घर में नॉर्मल बुक्स होती हैं, यानी कि जो पुरानी 9 10 की या कोई बहन भाई की बुक्स पढ़ी हैं, आप उनको पढ़ें। ठीक है, उसको इस टेक्निक्स के साथ पढ़ें कि आपने उसको जल्दी जल्दी रिव्यू करना है, स्किमिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है, और इस तरह से। ठीक है, और ये ऑनलाइन सोर्सेज हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ। ठीक है, और यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो आप बीबीसी न्यूज़ को पढ़ लें। ठीक है, और बाकी इस इधर से देख, ये तो आंसर शीट को फिल करने के लिए है ना, कि आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली देखना है। स्पेलिंग और ग्रामर जरूर बहुत मैटर करती है। ठीक है, यहाँ पर ना स्पेलिंग इतने मैटर नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर रीडिंग में ये टेक्निक यूज करनी है कि हमने पैसेज के अंदर जो वर्ड होगा हमने उसको कॉपी एंड पेस्ट करना है, यानी कि उसको कॉपी करके अपने जो पैसेज में से अपने ब्लैंक के अंदर पेस्ट कर दें। हमने ये टेक्निक यूज करनी है ताकि इससे एरर नहीं आता स्पेलिंग में आपके। ग्रामर का ये है कि आपने देखना है कि यहाँ पर वर्ब आना था या नाउन आना था, तो उस लिहाज से आपका वर्ड जो आपने वहां पर फिल इन द ब्लैंक में पुट किया है वो आपका कह लें कि स्ट्रक्चरली ठीक है या नहीं। ठीक है, और आपने खाली जगह नहीं छोड़नी, कुछ ना कुछ गैसेस करें, बाद में आप रिव्यू जब कर रहे हो तो आप उसको देख लें। और ये ट्रांसफर आंसर्स का तो मेथड उसके लिए ना, पेपर बेस्ड के लिए। और यही मैंने चीज शेयर करनी थी इसमें, कि आप ने कॉपी पेस्ट करना है आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन टाइप्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टाइप्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं ना यहाँ पर, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ऑर्डर के लिहाज से हम उसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है कि वो रेगुलर ऑर्डर में आ रहे होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं कि वो ऑर्डर में नहीं होते, आंसर्स आगे पीछे होते हैं। जैसे लिसनिंग के अंदर एक ऑर्डर में आंसर्स होते हैं। ठीक है, पहला आंसर मिल गया आपको तो उसके बाद ही अगला आएगा, सेकंड उसके बाद आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। लेकिन यहाँ पर ऐसे होता है कि कुछ क्वेश्चन टाइप्स के अंदर हमारे आंसर ऑर्डर में नहीं होते। अगर आपको पहला आंसर अगर दूसरे पैराग्राफ में मिल रहा है तो क्या पता आपका जो दूसरा आंसर है वो लास्ट पैराग्राफ में हो। ठीक है, इस तरह से वो ऑर्डर में नहीं होते। तो इसकी टेक्निक ये है कि आपने पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि ऑर्डर में है,
फिर आपने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि ऑर्डर में नहीं। लेकिन इसमें इतना पैनिक करने वाली बात नहीं, क्योंकि जो ऑर्डर में नहीं होते ना क्वेश्चंस, उसके अंदर मेनली मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे मैचिंग हेडिंग्स हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन टू पैराग्राफ्स हैं, मैचिंग फीचर्स हैं, ठीक है, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग। तो इसके अंदर सारे मैचिंग वाले जो होते हैं वो आगे पीछे आंसर्स होते हैं। यानी कि अगर पहले का आपको पहले पैराग्राफ में सपोज मिल गया, सेकंड का क्या पता आपको लास्ट पे मिले, थर्ड का क्या पता आपको सेकंड पैराग्राफ में मिल जाए। इस तरह से ये सीक्वेंस में नहीं होते। ठीक है, और ऑर्डर में कौन कौन से होते हैं? कंप्लीशन वाले, ठीक है, मेनली, और ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन है, नोट कंप्लीशन है, समरी कंप्लीशन है, टेबल कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, ये और डायग्राम लेबलिंग कंप्लीशन। ये सारे वो सेम टाइप्स हैं जैसी हमने लिसनिंग में पढ़ी थी। और एमसीक्यूज भी वो भी सेम ही है। मेन डिफरेंस आता है यहाँ पर हमारे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में। ये वाली जो टाइप है ये स्पेसिफिकली रीडिंग के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, और होप सो समझ आ गई है। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन ऐसे होता है, ब्लैंक्स होती हैं, हम इससे फेमिलियर हैं। समरी कंप्लीशन के अंदर पूरे पैराग्राफ या फिर दो पैराग्राफ्स को उन्होंने छोटे से टेक्स्ट के अंदर समराइज किया होता है, और आपने जो उसके कोर मीनिंग के लिहाज से या मेन आइडिया के लिहाज से ब्लैंक्स को फिल करना होता है। ठीक है, और ये हमारे पास समरी समरी कंप्लीशन ही है। ठीक है, ये दोनों ही समरी कंप्लीशन की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर भी समरी कंप्लीशन की एग्जांपल है। एक समरी कंप्लीशन ऐसे भी आ जाता है कि नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं कि इनमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से आ जाते हैं कि कहीं किसी में ऑप्शन भी दिया होता है, किसी में नहीं दिया होता। फ्लो चार्ट कंप्लीशन है, वो हमें पता है कि ये ऑर्डर में होगा, क्योंकि फ्लो चार्ट ये होता है कि फ्लो का मतलब क्या है कि आगे को बढ़ना। ठीक है, एक ही रिदम के साथ चलना, तो वो एक ही सीक्वेंस में आते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास टेबल या नोट कंप्लीशन है, ये भी हम इससे फेमिलियर हैं, हमने लिसनिंग में किए थे। और लेबलिंग का भी आइडिया है हमें, ठीक है, ये कैसे होती है। तो इसके आंसर्स भी जैसे वन है, यहाँ पर देखें तो ये वन है, तो क्या पता ये वन फर्स्ट पैराग्राफ में हो या सेकंड में हो, लेकिन जो सेकंड होगा वो उससे आगे ही होगा। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन नंबर वन का ये मतलब नहीं है कि आपको वो आंसर आपके फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा, हरगिज ये मतलब नहीं है। ठीक है, और क्या पता आपको फर्स्ट में ना मिले, सेकंड में मिले। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सिग्नल नहीं देना को के फर्स्ट है। ठीक है, और ट्रू फॉल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स और ना यस नो नॉट गिवन, ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने जब हम ये करेंगे ना तो इसकी टिप्स भी डिफरेंट होंगी थोड़ी सी। ट्रू का क्या मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है। लेकिन एक मेन जो डिफरेंस होता है यस नो ट्रू फॉल में, वो ये है कि ट्रू फॉल्स के अंदर आप जो है वो देख रहे होते हैं फैक्ट्स को। ठीक है, फैक्ट्स को आप देख रहे होते हैं ट्रू फॉल्स में, लेकिन जो यस नो या फिर नॉट गिवन है उसके अंदर आप राइटर के ओपिनियन को देख रहे होते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। तो इसको आपने जहन में रखना है। फॉल्स का क्या मतलब है कि वो कंट्राडिक्ट कर रही है, और ना इसके अंदर कोई कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि ना ये वाला जैसे कि मोस्टली या ऑल ऑफ। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आपको बता देते हैं कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, बाकी साथ साथ हम देख लेंगे एमसीक्यू का। आपको पता है डबल चॉइसेस होते हैं, मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। ठीक है, और अब हम अपने क्वेश्चन टाइप्स की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज हम क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतने अब कॉमन नहीं है। ठीक है, ये पहले आया करते थे, लेकिन जितने भी मैंने टेस्ट किए उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो हम मल्टीपल चॉइस भी आज नहीं करेंगे, टाइम शॉर्ट है। ठीक है, तो हम सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर क्या होता है? ठीक है, आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं और ब्लैंक्स दी जाती हैं, और जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं नॉर्मली। ठीक है, उसी तरह से होती है। जो मेन मकसद है आपने ये देखना है कि आपकी स्किल कौन सी असेस हो रही है इस
क्वेश्चन टाइप के अंदर। ठीक है, हमें सिनोनिम्स की पहचान है या नहीं, अंडरस्टैंड व्हाट सिनोनिम्स एंड फ्रेजिंग आर। ठीक है, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। और हम सिनोनिम्स और फ्रेजेस को आइडेंटिफाई कर भी पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और हमारी स्कैनिंग स्किल कैसी है करेक्ट आंसर के लिए, ये स्किल्स देखी जाती हैं। ठीक है, अब कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, हम सिनोनिम्स और फ्रेजिंग से अवेयर नहीं होते। हमें लगता है कि जो वर्ड यहाँ पर लिखा है, जो क्वेश्चन के अंदर है वर्ड, ठीक है, वही से एज इट इज वही स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट आई होगी हमें पैसेज से। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो फ्रेजिंग भी यूज कर लेता है, सिनोनिम्स भी यूज कर लेता है। ठीक है, और आपने एग्जैक्ट वर्डिंग्स को मैच करने की कोशिश नहीं करनी अपने क्वेश्चंस और अपने पैसेज के अंदर। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को हम नहीं पढ़ते ठीक से। ठीक है, मेन प्रॉब्लम, कहीं पे लिखा होता है नो मोर देन 2 वर्ड्स। ठीक है, तो हम वहां पर एक वर्ड के अंदर अपना आंसर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि 1 वर्ड ओनली। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन को देखें तो कई बार चेंज भी होती है, नो मोर देन 2 वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस भी आ जाती हैं। ठीक है, और एक और गलती इसमें हम ये करते हैं कि हम रीडिंग द टेक्स्ट बिफोर द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी है कि आपने पहले अपना क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपने अपने पैसेज की तरफ जाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या पता आप पूरा का पूरा टाइम वेस्ट अपना पैसेज पढ़ने में लगा दें। ठीक है, और उसके बाद जो आपने एक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल पढ़ लिया, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन की तरफ आए, तो क्या पता उस पैराग्राफ में से वो क्वेश्चन ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए पहले आपने अपना क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी देखते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वर्ड लिमिट चेक करनी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं। ठीक है, आपने अपने सेंटेंस को देखना है। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपके सेंटेंस के अंदर जो गैप दिया गया है, जो फिल इन द ब्लैंक दी गई है, उसके अंदर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला चीज आपने देखनी है, ग्रामर को एनालाइज करना है कि कौन सा फॉर्म ऑफ ग्रामर वहां पर आएगी। उसके बाद आपने जाना है अपने पैसेज की तरफ, और वहां पर जाके स्कैन करना है अपने जो कीवर्ड आपने हाईलाइट किया होगा ना, जैसे हम लिसनिंग में हाईलाइट करते थे, उसी तरह से आपने यहाँ पर भी ब्लैंक के अंदर अपना हाईलाइट किया होगा। तो आपने जाकर वो हाईलाइटेड वर्ड या कीवर्ड जो आपके क्वेश्चन का होगा, वो जाके सर्च करना है पैसेज में से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पर हमने स्किमिंग को स्किप किया है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन टाइप के अंदर जरूरी नहीं है कि आपकी तीनों स्किल्स एक साथ यूज हो। ठीक है, क्या पता कहीं पे सिर्फ स्किमिंग चल जाए, स्किमिंग से काम चल जाए। ठीक है, तो इस तरह आपने वो खुद से एनालाइज करना है कि मुझे यहाँ पर किस चीज की जरूरत है, किसकी नहीं। और बाकी हम भी आपको टिप्स जरूर बताएंगे। जैसे अब सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर आपको सिर्फ स्कैनिंग और इंटेंसिव रीडिंग की जरूरत है, स्किमिंग की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने जब लोकेशन को स्कैन करना है, सॉरी, लोकेशन के लिए स्कैन करना है। ठीक है, तो वहां पे जब हमें लोकेट कर लेंगे हम अपना कीवर्ड, वहां पर हमने उसको वहीं पे स्टॉप हो जाना है, हमने फिर पैसेज पे जाना है। ठीक है, और अपने वो उस लाइन को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ आना है, क्रॉस मैचिंग करनी है कि हाँ यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, और उसके बाद हमने दोबारा से फाइनलाइज करके फिर हमने अपना आंसर लिखना है, लिखना नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है वहां से। ठीक है, अब इसकी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास? एक सेकेंड। जी, 34 हुए हैं अभी। जी। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है, इग्नोवेट वाली? जी मैम, विजिबल आपकी। ओके। जी, हम सेंटेंस कंप्लीशन का करेंगे क्वेश्चन। लोडिंग हो रही है। ठीक है, इसके जो सेंटेंस कंप्लीशन है ना, ये बेसिकली सिमिलर वैसे ही है जैसे हम listening में करते हैं। ठीक है, और वही वाली टिप्स जनरली यूज होंगी। तो इसलिए ये कह लें कि समरी कंप्लीशन और ये सेंटेंस कंप्लीशन,
ये सबसे आसान क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, तो हम आसान से ही मुश्किल की तरफ जाते हैं। ठीक है, ताकि इजी रहे। ये मैंने लिसनिंग का खोला। जी नेटवर्क इशू है, इस वजह से स्लो है मेरा। समरी कंप्लीशन और ना सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, उसमें फ़र्क मेनली ये आ जाता है कि सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर एक सेंटेंस दिया जाता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन समरी कंप्लीशन के अंदर ना एक पैराग्राफ टाइप हमें दिया जाता है। हमने जैसे एग्जांपल्स में देखा भी था। और उसके अंदर ना एक या दो पैराग्राफ्स को समराइज करके लिखा होता है। तो समराइज जब किया होता है तो हमें पता होता है कि यहाँ पर मेन आइडिया ही आएगा। ठीक है, मेन आइडिया जो है वो, अगर आप सेंटेंस छोटे या बड़ा भी कर लें तो उससे मेन आइडिया चेंज नहीं होता। ठीक है, और ये डिफरेंस आ जाता है। लेकिन फिर भी हम उसकी स्ट्रेटजीज को एक बार देख लेंगे ज़रूर। जी, ये हमारे पास इंटरफेस आ गया है। और यहाँ पर हम टाइम है सबसे टॉप पर। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है। इसका नाम नहीं दिया गया, मतलब कि पैसेज का उन्होंने नाम नहीं दिया। और ये बी से भी शुरू हो रहा है क्योंकि ये पार्ट है ना, इस वजह से ऐसा आ रहा है। नहीं तो यहाँ पर एट द टॉप आपके पास ना पैसेज का नेम होता है, यानी कि टाइटल होता है। उससे भी आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ये पैराग्राफ है किसके बाद। ठीक है, हमारे पास 1 to 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ पर टाइटल दिया गया होता तो फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप होना था, हमने टाइटल को पढ़ना था। इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि भाई ये इस बारे में बात होने लगी और आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देखेंगे, 1 वर्ड ओनली। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ये है। आगे चलते हैं। पहले यहाँ पर स्ट्रेटजी अब क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद पैसेज देखेंगे। स्किमिंग को हमने स्किप करना है और हमने स्कैनिंग करनी है। ठीक है, द स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम इन मियामी बीच। ठीक है, मियामी बीच के बारे में बात हो रही है और स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है। हैज़ इन्वॉल्व द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट। ठीक है, और उन्होंने क्या चीज़ इंस्टॉल की है यहाँ पर। ठीक है, इसकी एक ट्रिक ये होती है कि आप या तो सारे क्वेश्चंस को एक ही दफ़ा हाईलाइट कर लें। ठीक है, या फिर आप एक को हाईलाइट करके फिर आप ढूंढें अपना आंसर, फिर दोबारा से दूसरे की तरफ आए। तो दोनों ही जो है ना एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजीज हैं। लेकिन जो मैं अडॉप्ट करती हूँ वो ये है कि मैं एक ही दफ़ा में हाईलाइटिंग कर लेती हूँ, उससे भी इजी रह जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे द कंस्ट्रक्शन ऑफ किस चीज की कंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग का नाम आ जाएगा। ठीक है, प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं। और यहाँ पर हैज इन्वॉल्व द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट। ठीक है, कोई चीज है जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि कोई मोटर, ठीक है, आ सकती है, या फिर कोई ट्यूबवेल टाइप। ठीक है, इस तरह की कोई चीज आएगी, मशीनरी टाइप। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ, यहाँ पे भी बिल्डिंग आ जाएगी, या फिर शायद कोई उनका कह लेंगे मोटर वगैरह की हो। ठीक है, वॉज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, ऑफ अ प्रोजेक्ट टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ मैनग्रोव्स इन
इंडोनेशिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेज थी प्रोजेक्ट की। ठीक है, सक्सेस को इंश्योर करने के लिए मैनग्रूव्स में और इंडोनेशिया। अब यहाँ पे इंडोनेशिया भी कीवर्ड हो सकता है, क्योंकि हम अगर यहाँ पर इंडोनेशिया के लिए स्कैन करें तो क्या पता हमें अपना आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ये इस तरह के कीवर्ड्स को आपने जहन में रखना होता है। एज अ रिस्पॉन्स टू राइजिंग फ्लड वाटर्स। ठीक है, राइजिंग फ्लड वाटर्स हैं इन मेकोंग डेल्टा। ठीक है, ये हमारे पास किसी सिटी या प्लेस का नाम है, तो ये भी हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ कीवर्ड फॉर स्कैनिंग। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो है कहने सिनोनिम वो एनजीओज भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, क्या पता उसने इसको रिफ्रेश करके लिखा हो। ठीक है, और हैज बीन बिल्डिंग हाउसेस दैट कैन। ठीक है, उसने हाउसेस को बिल्ड किया है जो के हाउसेस क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो आएगा। ठीक है, क्या आ सकता है कि दैट कैन एकोमोडेट मोर देन 10 पीपल, इस तरह से आ सकता है। यहाँ पे उसके कुछ भी हम देख लेंगे, ये हमने गैसेस की हैं अपनी तरफ से। ठीक है, राइजिंग सी लेवल्स। ठीक है, राइजिंग सी लेवल्स इन बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में क्या हुआ है, सी लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं, राइज कर गए हैं। ठीक है, हैव मेड इट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस वेरियस। ठीक है, जो सी लेवल्स रेज हुए हैं उसकी वजह से बांग्लादेश में ये नेसेसरी हो गया है कि वो क्या इंट्रोड्यूस करवाएं, टू इंट्रोड्यूस वेरियस डैश। ठीक है, स्ट्रेटजीज हो सकती हैं या फिर कोई टूल्स हो सकते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस वेरियस। ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया है, दैट आर सूटेबल फॉर एरियाज ऑफ हाई सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, हाई सॉल्ट कंटेंट के एरियाज के लिए वो बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख लें, सूटेबल फॉर एरियाज ऑफ हाई सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, वो लास्ट पे अ प्रोजेक्ट इन एलए लॉस एंजलिस has increased the number of dash on the city street। ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट है जो कि लॉस एंजलिस में हो रहा है और उसने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है नंबर ऑफ डैश। ठीक है, किस चीज़ का नंबर, पीपल, कार्स, व्हीकल्स। ठीक है, इस तरह का कोई आ सकता है वर्ड यहाँ पर। ठीक है, और ऑन द सिटी स्ट्रीट यानी कि सड़कों के ऊपर उस चीज़ का नंबर इंक्रीज किया। ठीक है, सबसे पहले अब दोबारा से अपने फर्स्ट क्वेश्चन रिव्यू कर लेते हैं। द स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम इन मियामी बीच हैज इन्वॉल्व द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट। ठीक है, मियामी बीच को सर्च करते हैं, ये फर्स्ट पे हमारे पास आ गया मियामी बीच। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, ये भी एक कीवर्ड है। मियामी बीच देख लेते हैं फर्स्ट में कहाँ कहाँ। ठीक है, अब आप स्कैन करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ द कर्सर। ठीक है जी, चलें देखते हैं किसको पहले आंसर मिलता है। सब स्कैन करें। आई थिंक दिस इज। मैम ये जहाँ पे 75,000 है। जी जी, उससे ऊपर। मियामी बीच एम्बिशियस बट मच नीडेड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी कि हम अपने आंसर के करीब हैं। हमारा आंसर इससे अगली लाइन में हो सकता है या फिर पिछली में हो सकता है। ठीक है, पहले आगे देख लेते हैं। इन एडिशन टू द रोड्स एडेप्शन। ठीक है, the city has set up new pumps that can remove up to 75,000 liters of water per minute। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ दोबारा आए तो the storm water management program in Miami Beach has involved the installation of efficient pumps। I think so यही आएगा। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया कंट्रोल प्लस सी से, और कंट्रोल प्लस प्लस वी से हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आपने कुछ नहीं देखना कि उसका कैपिटल वर्ड्स में है या कैसे है, आपने एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट करना है। और हमारी वर्ड लिमिट है यहाँ पर 1 वर्ड की। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यू पंप्स नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमें सिर्फ पंप्स लिखना पड़ेगा। आगे फर्दर अगर आप अपना क्वेश्चन को कंफर्म करना चाहते हैं, एफिशिएंसी का कहाँ से हमें अंदाजा हुआ।
ठीक है, कैन रिमूव अप टू 75 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, यानी कि ये बहुत बड़ी बात है कि वो 75,000 लीटर्स को 1 मिनट के अंदर रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें एफिशिएंसी का उसकी अंदाजा हो गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर हमें मिल गया है। जी, उमर फारूक ने भी पंप सी का है। जी सर, देखते हैं एंड पर अपना सबमिट करके, क्या पता ये ठीक हो या ना हो। ठीक है, और इंशाल्लाह ठीक होगा। और द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ मैनग्रोव्स इन इंडोनेशिया। ठीक है, अब किस चीज की कंस्ट्रक्शन थी? फर्स्ट स्टेज थी प्रोजेक्ट की। फर्स्ट स्टेज भी ये हो सकता है हमारे पास कीवर्ड, और मैनग्रोव्स या इन इंडोनेशिया भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सर्च फॉर इंडोनेशिया फर्स्ट। ठीक है, और इंडोनेशिया जब मिल जाएगा फिर उसके पास पास हम मैनग्रोव्स को देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इंडोनेशिया मुझे नज़र आया। ठीक है, मैनग्रोव्स नहीं आया इसके आसपास नज़र। ये काफी नीचे है। जी, ये मेरे ख्याल से मैन ठीक है, मैनग्रोव प्लांटिंग प्रोजेक्ट फेल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था? जी, इसके अलावा तो कहीं और नहीं मिला मेरे ख्याल से। मैम डैम देख लें, इसी इसी नीचे लाइन में डैम लिखा हुआ इससे नीचे में है। इससे नीचे वाली लाइन शुरू। ये परमिएबल डैम। ठीक है, ये देखें, यहाँ से अंदाजा हो गया कि मेकोंग डेल्टा जो है वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में था, यानी कि आंसर इसी पैराग्राफ। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हैं तो ऑर्डर में आंसर है, तो यानी कि इस पैराग्राफ में ही आंसर है। इंडोनेशिया ये आ गया। इसके बाद चले हम अब इंटेंसिव रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, सी वॉल्स आर अ स्टेबल स्ट्रेटजी फॉर मैनी कोस्टल कम्युनिटीज बट ऑन द सॉफ्ट मडी नॉर्दर्न शोर्स ऑफ जावा इंडोनेशिया they frequently collapsed, further exacerbating coastal erosion. ठीक है, there have been many attempts to ensure the island's coastal mangroves, यहाँ पर भी था mangroves। ठीक है, और इकोसिस्टम्स ऑफ ट्रीज, यानी कि वो मैनग्रोव्स क्या हैं? इकोसिस्टम ऑफ ट्रीज एंड shrubs। ठीक है, दैट हेल्प डिफेंड कोस्टल एरियाज बाय ट्रैपिंग sediments in their net-like root system, elevating the seabed and dampening the energy of waves and tidal currents. The construction of Dash was the first stage of a project to ensure the success of mangroves in Indonesia. यहाँ पर अभी किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं हुई। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अभी तक नहीं हुई। आगे देखते हैं। बर्ड्स सुसाना टोल ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल सेज दैट व्हाइल ह्यूजली पॉपुलर द मेजॉरिटी ऑफ मैंग्रोव प्लांटिंग प्रोजेक्ट्स, ये देखिए प्रोजेक्ट की बात होगी। ठीक है, फेल। ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो फेल कर जाते हैं। ठीक है, सो वेटलैंड्स इंटरनेशनल स्टार्टेड आउट विद अ डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, डिफरेंट अप्रोच है बिल्डिंग अ सेमी परमिएबल डैम्स। ठीक है, और मेड फ्रॉम बैम्बू पोल्स एंड ब्रशवुड टू मिमिक द रोल ऑफ मैनग्रोव सोर्स एंड क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर मैनग्रोव्स टू ग्रो बैक नेचुरली। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में तो मेरे ख्याल से उन्होंने डैम ही बनाए हैं। ठीक है, चलिए डैम को कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। अब देखते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ठीक है, प्रोबेबली ये सूट कर रहा है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्डिंग्स को ही कह लें प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, डैम्स लिखते हैं, और मिस और इसको तो क्रॉस कर। ठीक है, मैनग्रोव्स आ गया। डैम्स वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट। जी, फर्स्ट स्टेज थी प्रोजेक्ट की कि उन्होंने सबसे पहले डैम्स बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि वो बाकी जो मैनग्रोव्स को प्लांट करने वाला जो स्ट्रेटजी थी वो तो
नहीं उनकी कामयाब हुई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू राइजिंग फ्लड वाटर्स इन मेकोंग डेल्टा a not for profit organization has been building houses that can। अब यहाँ पर हाउसेस होएगा और सॉरी मेकोंग डेल्टा, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मेकोंग डेल्टा हमें यहाँ पर मिला था स्मॉल हाउसेस। ठीक है, हाउसेस में मिल गया। ठीक है, और देखते हैं as the flood waters rose in the rice fields of the Mekong Delta in September 2018, four small houses rose with them। ठीक है, जो 4 छोटे घर थे उनके अंदर पानी आ गया। ठीक है, और फ्लड वाटर जो था वो आ गया। Homes in this part of Whitman are traditionally built on stilts। ठीक है, but these ones had been built to float। ठीक है, that can float। ठीक है, ये आ सकता है हमारा। ठीक है, कि वो फ्लोट कर सकते थे। ठीक है, तैर सकते थे उस पानी के अंदर। दी मॉडिफिकेशन वर मेड बाय द, ये देखें, बोवेंट फाउंडेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, फाउंडेशन प्रोजेक्ट है अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, has been searching and retrofitting amphibious houses since 2006 when I started it। ठीक है, उसने क्या किया है, has been searching and retrofitting। ठीक है, retrofitting amphibious houses। ठीक है, amphibious तो यहाँ पर एडजेक्टिव है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वर्ब आएगा प्रोबेबली। ठीक है, क्योंकि houses that can। ठीक है, आगे देख लेते हैं। When I started this, explains founder Elizabeth English, climate change was not on the tip of everybody's tongue, but this technology is becoming necessary in places that didn't previously need। ठीक है, it's much cheaper than permanently elevating houses। ठीक है, cheaper क्या है? ठीक है, मेरे ख्याल से फ्लोट ही आएगा। ठीक है, फ्लोट देखते हैं ठीक होता है या नहीं। और अगर किसी और का कोई ओपिनियन है तो बताए। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखें, इट ऑल्सो अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ टॉलर हाउसेज इन एट ग्रेटर रिस्क that their amphibious structure that can be sensitively adapted to meet cultural needs and match the kind of houses that are already common in community। ठीक है, amphibious वर्ड यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से नहीं ठीक बैठेगा। दैट कैन फ्लोट। ठीक है, आई थिंक सो एम्फीबियस यानी कि एम्फीबियंस होते हैं, उससे वर्ड निकला है। चलें देखते हैं, अगले टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले पे चलते हैं। देख लेते हैं ठीक होगा या नहीं। और राइजिंग सी लेवल्स इन बांग्लादेश। ठीक है, ये आ गया बांग्लादेश फर्स्ट लाइन में ही। ठीक है, हैव मेड इट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस वेरियस डैश। ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, सूटेबल फॉर एरियाज ऑफ हाई सॉल्ट कंटेंट। यहाँ पर सॉल्ट कंटेंट और बांग्लादेश कीवर्ड्स हैं। ठीक है, लेट्स सर्च फॉर देम। और मैम वेरियस क्रॉप्स होगा। क्रॉप्स वेरियस यहाँ, हाँ वेरियस यहाँ पर लिखा है क्रॉप्स, आप कह रहे हैं क्रॉप्स। जी ये सर, नीचे लाइन स्टार्ट हो रही है, बांग्लादेश टू स्टार्ट कल्टीवेटिंग नेचुरली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स इन द रीजन। यहाँ पर बांग्लादेश start cultivating naturally salt tolerant crops in the region। जी सही कह रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट टॉलरेंट है यानी कि कोई सॉल्ट वहाँ पर ज़्यादा होगा तो उसको सॉल्ट को टॉलरेट करेंगे ना। जी सर, क्रॉप देख।
ठीक है, क्रॉप्स दैट आर सूटेबल फॉर हाई सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट के साथ जो हमने यहाँ पर नाउन करना था वो उस लिहाज से भी ठीक है। और अ प्रोजेक्ट इन एलए हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ डैश ऑन द सिटी स्ट्रीट्स। अब एलए के अंदर क्या प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से एलए स्ट्रीट्स के अंदर इंक्रीज हो गई है वो। ठीक है, लॉस एंजलिस एलए यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये वाला पैराग्राफ में तो हमें आंसर मिल गया तो प्रोबेबली नेक्स्ट में होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमने देखना है स्ट्रीट्स। ठीक है, स्ट्रीट ये है एक, और मुझे तो यहाँ पर ये समझ आ रही है कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो लो था या ज़्यादा था। लो ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि ये कम है काफ़ी, और उसके बाद 6 हो गया, यानी कि कोई चीज़ उन्होंने गर्माइश के लिए लगाई है। ठीक है, लो ट्री कैनोपी कवर। पहले दोबारा से देखते हैं। ग्रेग स्पोर्ट्स फ्रॉम लॉस एंजलिस इन द यूएसए इज चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर इन सिटी स्ट्रीट सर्विस डिपार्टमेंट। He leads the Cool Streets LA program, a series of pilot projects. ठीक है, which include the planting of trees and installation of a cool pavement system. ठीक है, planting of trees. A project in LA has increased the number of dash on the city streets. ठीक है, trees हो सकता है। ठीक है, और number of, ठीक है, increased number of। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नंबर नहीं बताया, कुछ आगे शायद बताया हो। डिजाइन टू हेल्प रीच सिटीज गोल ऑफ ब्रिंगिंग डाउन इट्स एवरेज टेम्परेचर बाय 1.5। ठीक है, अर्बन कूलिंग इज लिटरली अ मैटर ऑफ लाइफ एंड दैट फॉर आवर फ्यूचर इन एलए सेज फॉर्स using a geographic information system data mapping tool. The program identified streets with low tree canopy cover in 3 of the city's neighborhoods and cover them with a light gray, light reflecting coating. ठीक है, ये भी आ सकता है। Which had already seen shown to lower road surface temperature. ठीक है, sports say one of these streets in nature can now be seen as a pale crescent, the only cool spot. ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें इंक्रीज नंबर। ठीक है, नंबर ज्यादा है, ट्रीज यहाँ पे प्लूरल में है। ठीक है, लेकिन कूल पेवमेंट सिस्टम जो है वो सिंगुलर में है। इंक्रीज नंबर ऑफ कूल पेवमेंट सिस्टम ऑन सिटी स्ट्रीट, लेकिन वन वर्ड ओनली है, सो आई वुड रादर गो विद ट्रीज, क्योंकि ट्रीज का नंबर इंक्रीज किया था वहां पर, पहले ट्रीज होंगे तो उसका नंबर इंक्रीज कर दिया, शायद ये लॉजिक बने। ठीक है, चलें देख लेते हैं आंसर अपना। जी, हमारे आंसर सारे ठीक हैं। ओके, रीजंस देख लेते हैं पंप्स क्यों आया। ठीक है, इन एडिशन टू रोड एडेप्शन द सिटी हैज सेट अप न्यू पंप्स दैट कैन रिमूव अप टू। ठीक है, जो हमने हाईलाइट की हुई थी वहीं से आंसर है कि उसकी एफिशिएंसी का अंदाज़ा हमें ये वाटर पर मिनट से हो गया था, और उन्होंने इंस्टॉल किए थे बियामी बीच के ऊपर। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन डैम्स की थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट में। ठीक है, और एज अ रिस्पॉन्स टू राइजिंग फ्लड। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा था फ्लड ज़्यादा आ रहे तो हाउसेस के अंदर उन्होंने क्या तब्दीली की कि उनको फ्लोटेबल बना दिया। ठीक है, जिससे उनको नुकसान इतना नहीं हुआ। ठीक है, तो जब मतलब कि वो डूबते नहीं थे, या फिर कह लें कि
वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते थे फ्लड वाटर से। ठीक है, तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आया। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, जो हमारे स्टेटमेंट्स के वर्ड्स थे वो एग्जैक्ट नहीं थे जो कि हमारे पैसेज के अंदर थे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने मैचिंग वर्ड्स को ढूंढने नहीं लग जाना, आपने की वर्ड्स को देखना है जो, और वो आपने ढूंढने। ठीक है, की वर्ड्स को जब ढूंढेंगे तो उसके आगे पीछे आपको अपना आंसर मिल जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी ढूंढा। और क्रॉप्स थे, ठीक है, दैट आर सूटेबल फॉर हाई एरियाज। ठीक है, और क्रॉप्स उन्होंने किए थे। ठीक है, सेम ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ से हमें क्रॉप्स का पता चल गया था, इस वाले कल्टीवेटिंग नेचुरली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप, ये वाली लाइन्स थी। ठीक है, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रीज, ये लीड्स द कूल सिस्टम अ सीरीज ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स विच इंक्लूडिंग। ठीक है, यहाँ पर ये। ठीक है, अगर किसी को किसी की कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का, सो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, चलें, अगर नहीं है क्वेश्चन तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सर अनीस ने कहा था कैनोपी। ठीक है, आपने इंक्रीज द नंबर ऑफ कैनोपी, लेकिन सर यहाँ पर उन्होंने ट्री लो ट्री कैनोपी थी, ट्री की कैनोपी थी। ठीक है ना, तो लेकिन हमने वर्ड एक लिखना था और प्लूरल में लिखना था मेनली, तो यहाँ पर हमने यहाँ से ट्रीज ले लिया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम एंड करते हैं सेशन को। इंशाल्लाह कल हम फर्दर टाइप्स को देखेंगे, समरी कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन और टेबल कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन। ये सिमिलर ही हैं हमारे सेंटेंस कंप्लीशन से। तो अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, स्ट्रेटजी भी सेम ही है। और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो हम कल समरी कंप्लीशन कर लेंगे, नहीं तो फिर हम अपने फर्दर नेक्स्ट जो हैं क्वेश्चन टाइप्स उसकी तरफ मूव करेंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और कल अपना ओपिनियन दीजिएगा। बगैर प्रैक्टिस के अगर आप कहेंगे कि नहीं जी को लेजीनेस के मारे कि जी आप हमें वो भी करवा दें जी समरी कंप्लीशन, तो ये फेयर नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने फॉल्ट्स या फिर अपनी गलतियों का पता चल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर आपका पोटेंशियल लो है, तो उस लिहाज से फिर आपके साथ टिप्स उसको करके दिखा देंगे। ठीक है, तो फील फ्री टू आस्क, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जी सर, सेशन आप रिकॉर्डिंग